Hello bachcho, let's read this question. The question says match list first alkyl chloride with list second rate of solubilisis and select the correct answer using the codes given below the list. बच्चों हमें यहाँ लिस्ट दी गई है, लिस्ट फर्स्ट और एक लिस्ट सेकंड दी गई है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें PQRS 4 एल्काइल हैलाइड्स गिवन है और लिस्ट सेकंड के अंदर हमें इनका रेट ऑफ सॉल्युलिसिस गिवन है 1.07, 7700 एंड फोर्थ इज 91 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड्स दिए हैं हमें ABCD ऑप्शन के अंदर। इन कोड्स की हेल्प से मतलब हमें बताना है कि कौन सा कोड मैच कर रहा है, करेक्टली मैच कर रहा है। तो हमें इन ऑप्शंस में से इसका आंसर बताना है, इन दोनों लिस्ट को मैच करना है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा कि जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस होता है ना बच्चों, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस किस चीज पर डिपेंड करता है? ये स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। किसकी स्टेबिलिटी? ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है कि अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ हमारे पास सॉल्वोलिसिस भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी हाई होता है, क्योंकि जो सॉल्वोलिसिस होता है हमारे पास वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? सॉल्वोलिसिस फॉलो करता है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करता है? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये इसको फॉलो करता है। और होता क्या है सॉल्वोलिसिस के अंदर? सॉल्वोलिसिस रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर हम सॉल्वोलिसिस की बात करें, अगर हमारे पास किसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, वही एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे, सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल काम करे, तो उस रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो कंसिडर करिए, मान लीजिए एक एल्काइल हैलाइड है R। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है SN1 मैकेनिज्म के अंदर? यहाँ से ये एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, तो यहाँ से X नेगेटिव निकल जाता है और क्या बनता है बच्चों यहाँ पर? R पॉजिटिव। अब ये कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पर। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो X नेगेटिव का निकलना इजी हो जाएगा, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस हाई हो जाता है। अब सेकंड स्टेप कैसा होता है बच्चों? ये जो स्टेप होता है, जिस स्टेप में हमारे पास X नेगेटिव निकलता है, ये स्टेप स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर? जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हमने कंसिडर करा है वो सॉल्वेंट ही है, वो न्यूक्लियोफाइल आता है यहाँ पर, अटैक करता है और R प्लस के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो RU NU इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये स्टेप कैसा होता है? बहुत ज़्यादा फास्ट, और पहले वाला स्टेप होता है स्लो। तो यही स्टेप हमारे पास बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और यहाँ जो कार्बोकेटायन बनता है, इसकी स्टेबिलिटी पर ये रिएक्शन डिपेंड करती है। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस भी हाई होगा, यही हमने समझा है। तो समझ लेते हैं PQRS। तो इनके अंदर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम बात करें PQRS की, तो PQRS के अंदर हम इनकी क्या कर लेते हैं? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को जनरेट कर देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया है ये वाला। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर Cl है। अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, -Cl नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है बच्चों, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन है तो ये वेरी लेस स्टेबल होगा। वेरी लेस स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन, क्योंकि कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर यहाँ इतना स्ट्रांग नहीं काम कर रहा होता। यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप क्या कर रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा, कुछ हद तक हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ये इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। सेकंड, हमें जो कंपाउंड दिया है क्यू ऑप्शन के अंदर, उन्होंने क्यू ऑप्शन के अंदर हमें ये वाला कंपाउंड दिया है। तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड है और यहाँ Cl है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड दिया है। अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, अगर यहाँ से बच्चों Cl नेगेटिव निकल जाए, तो अगेन हमारे पास कार्बोकेटायन बनेगा सेकंड ऑप्शन के अंदर भी, -Cl नेगेटिव। और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये ऐसे मिलेगा हमें, ये वाला कार्बोकेटायन मिलेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 पॉजिटिव। अब ये एलाइल कार्बोकेटायन होता है बच्चों, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो इसके अंदर इस तरीके से इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, CH2 और ये CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और यहाँ पर इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ इसके बन सकते हैं। टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है बच्चों? रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है ये बच्चों। ये हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा पी से। आर कंपाउंड हमें क्या गिवन है बच्चों? आर कंपाउंड को भी देख लेते हैं। तो हमें आर कंपाउंड गिवन है। आर है कुछ इस तरीके से, ये हमारा डबल बॉन्ड दिया है और अगेन यहाँ पर Cl दिया है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर से अगर ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाए, Cl नेगेटिव निकल जाए, -Cl नेगेटिव, क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3
और ये सी एच होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड, ये सी एच और सी एच टू पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव कर सकता है, यहाँ पर मूव कर सकता है। क्या देखने को मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री, सी एच पॉजिटिव, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो यहाँ पर भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है इसके, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। साथ में इसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर और काम कर रहा है, यहाँ जो सी एच थ्री ग्रुप है, ये प्लस इंडक्टिव फैक्ट से, प्लस आई फैक्ट को स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो जो आर होगा, आर जो है वो क्यू से ज्यादा स्टेबल होगा, क्यू से ज्यादा स्टेबल है। और जो क्यू था बच्चों, वो पी से ज्यादा स्टेबल था। अभी तक हमने ये चीज कंसिडर करी है। अगर आर क्यू पी की स्टेबिलिटी की बात करें, तो आर ज्यादा स्टेबल है किससे, क्यू से। और क्यू ज्यादा स्टेबल था पी से, क्योंकि आर के अंदर रेजोनेंस के साथ प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है, और क्यू के अंदर सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और पी के अंदर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ही स्टेबलाइज कर रहा था। तो अब तक आर सबसे ज्यादा स्टेबल है। एंड लास्ट कंपाउंड जो हमें दिया है बच्चों एस, उसके अंदर क्या मिला है हमें, पीएच। और यहाँ इस तरीके से डबल बॉन्ड है, और ये सी। अगर यहाँ से सी एल नेगेटिव निकल जाए, माइनस सी एल नेगेटिव, क्या बन जाएगा, ये पी एच, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, पी एच, और ये हमारे पास सी एच होगा, ये डबल बॉन्ड सी एच और सी एच टू पॉजिटिव। अब इसके अंदर भी चेक करना है कि क्या इसके अंदर भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है या फिर नहीं। तो पीएच को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, पीएच को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास पीएच है, फिनाइल ग्रुप है बच्चों, ये वाला फिनाइल ग्रुप है। और यहाँ कौन था इससे अटैच, सी एच था, और ये डबल बॉन्ड था, ये सी एच था, और सी एच टू पॉजिटिव था। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी एच पॉजिटिव, और यहाँ हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सी एच टू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से रेजोनेंस हो रहा है। साथ में बेंजीन रिंग के अंदर भी ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, इस तरीके से अगर ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, तो ऑर्थो पोजीशन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये जो रिंग है, इसके अंदर भी ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर इस तरह कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पर क्या बन गया होगा, डबल बॉन्ड, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगेन क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर जाए, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, सी एच, और यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और ये डबल बॉन्ड था बच्चों, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस बार डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड अगेन इधर मूव कर सकता है, तो इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस बार ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। एंड लास्टली क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड अगेन इधर मूव कर जाए, तो अगेन क्या बन सकता है, सी एच पॉजिटिव, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और ये हमारे पास क्या बन गई है बच्चों, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर बनना है। यहाँ बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन, और सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है यहाँ फाइव। यहाँ टोटल सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये वाला फोर्थ स्ट्रक्चर, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर, यहाँ सिक्स स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, यहाँ पे सिक्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दैट मीन्स ये वाला जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो एस कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम बच्चों स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो जो एस के अंदर कार्बोकेटायन बना था बच्चों, एस वाले केस के अंदर कार्बोकेटायन वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। देन आर, देन क्यू, एंड देन पी। पी में लीस्ट स्टेबल, देन उससे ज्यादा स्टेबल क्यू, देन आर, एंड एस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना था। देयरफॉर अगर हम रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस की बात करें, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस किस ऑर्डर में होना चाहिए, एस के केस के लिए सबसे ज्यादा, आर के लिए उससे कम, क्यू के लिए उससे भी कम, और पी के लिए सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस में कहाँ दी गई है, वो दी है हमें इसके अंदर 7700, दैट इज 7700 थर्ड में। तो इसके लिए क्या होगी वैल्यू, 7700 जो हमें मिली है थर्ड में। और सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 0.07 जो मिली है टू में, वो पी के लिए होगी, 0.07, 0.07, 0.07 जो ऑप्शन नंबर टू के अंदर मिली है। दैट मीन्स हमारा पी टू के साथ मैच कर रहा है, पी टू के साथ मैच कर रहा है। और जो हमारे पास एस है, वो किसके साथ मैच कर रहा है बच्चों, वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, पी टू के साथ, एस थर्ड के साथ। अब आर और क्यू को देख लेते हैं। बाकी दो वैल्यूज आर और क्यू की होंगी, और आर के केस में ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। दैट मीन्स आर के लिए वैल्यू 91 होगी, और क्यू के लिए वैल्यू 1 होगी। आर के लिए वैल्यू 91 होगी, और क्यू के लिए वैल्यू 1 होगी। तो 91 है फोर्थ में, तो हम आर को फोर्थ से मैच कर सकते हैं। किससे मैच कर सकते हैं, फोर्थ से मैच कर सकते हैं। आर हमारा कहाँ है बच्चों, ये रहा, के लिए वैल्यू 91 है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दी है। और हमारे पास क्यू के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मिली है।
तो हम ऐसा बोल सकते हैं P तो हमारे पास 2 के साथ मैच कर रहा है, Q हमारे पास 1 के साथ मैच कर रहा है, और R जो है बच्चों, R किसके साथ मैच कर रहा है, 4 के साथ, और S मैच कर रहा है 3rd के साथ। इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं कि हमारे पास P होना चाहिए 2, Q होना चाहिए 1, R होना चाहिए बच्चों 4, S होना चाहिए 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिला है। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.